जय श्री राम। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो ग्रह निष्क्रिय हो गया है, उसमें कोई दम ही नहीं बचा है, वो प्रभावहीन हो गया है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोई ग्रह नीच का हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके प्रभाव में कमी आई है, उसकी क्षमताओं में कमी आई है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रह प्रभावहीन होने के कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि वो 8वें घर का अधिपति है और वो नीच का हो जाता है, तो हमें पता है कि 8वां घर कुंडली का सबसे नेगेटिव घर है। अगर उसका अधिपति यहाँ अगर डेबिलिटेशन में आया है, कमज़ोर हुआ है, तो हमें इसका फ़ायदा ही मिलता है कि वो जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर सकते थे, वो हमें थोड़ी कम मात्रा में करनी पड़ेगी या उसमें न्यूनता देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि 12वें घर का अधिपति यदि नीच का हो जाता है, तो 12वें घर से हम खर्चों को देखते हैं, तो हमारे जो अनावश्यक खर्चे हैं उनके अंदर कमी आएगी। परंतु इन घरों से संबंधित जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनमें हमें न्यूनता ज़रूर महसूस होगी। जैसे 12वां घर अगर नीच हो जाए तो फिर 12वें घर से हम फॉरेन को देखते हैं, तो फॉरेन संबंधी किसी के कोई काम अटके हुए हैं तो उसके अंदर जो है फिर थोड़ी हमें परेशानी आ सकती है। या फिर 8वें घर से हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से पीड़ित है और उसका 8वां घर यदि डेबिलिटेशन में आ जाए तो फिर जो है परेशानी होनी निश्चित है। अब जो ये डेबिलिटेशन की बात आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे ग्रह के संपर्क में आने के कारण नीच का ग्रह भी जो है नॉर्मल हो जाता है, या हम इस प्रकार से जो है इसको कह सकते हैं कि उसका नीच भंग हो जाता है। ये किस प्रकार से होता है इसका भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में आगे चलकर। परंतु सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह नीच का होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी ग्रह को परफॉर्म करने के लिए, अपने रिजल्ट देने के लिए इस बात पर जो है निर्भर रहना पड़ता है कि उसको वातावरण कैसा मिला है। अगर सपोर्टिंग वातावरण मिलता है, वहाँ पर उसको नर्चरिंग होती है, तो वो ग्रह फलने फूलने लगता है और अच्छे परिणाम देता है। कुछ राशियाँ होती है, हर ग्रह को कुछ न कुछ राशियाँ मिली हुई होती है जिनके अंदर ग्रह अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ उसको सपोर्ट मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है। जैसे कि स्वय राशि हो गई, मूल त्रिकोण राशि हो गई, मित्र राशि होंगी या फिर उच्च की राशि होगी। इन राशियों के अंदर जब ग्रह आता है तो वहाँ पर उसको वो नर्चरिंग मिलती है, वो सपोर्ट मिलता है, वो पोषण मिलता है, जिससे ग्रह फलता फूलता है, उसको अनुकूलता मिलती है और उस अनुकूल वातावरण में रहकर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। परंतु कुछ राशि, कोई न कोई राशि ऐसी मिलती है ग्रह को जिसके अंदर ग्रह अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता, वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर उसका विरोध होता है, वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। हर ग्रह की नीच राशि होती है। जैसे कि बुध जो है मीन राशि में नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, शनि मेष राशि में नीच का होता है, तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। हर ग्रह की अपनी नीच की राशियाँ होती है और नीच राशि में जब ग्रह आता है तो वहाँ पर उसको परिणाम देने में दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि उसको वहाँ पर वो वातावरण नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए, या उसको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाता, या साफ साफ शब्दों में हम कहें तो वहाँ पर उसको जो है विरोध का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार की कंडीशन में ग्रह अपने मैक्सिमम रिजल्ट नहीं दे पाता, अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि आप मान लिया जाए किसी जॉब पे हो और जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको बॉस से संबंधित कोई तकलीफ़ हो, अपने कॉलेग से संबंधित कोई तकलीफ़ हो, और साथ ही साथ वो कंपनी किसी फाइनेंशियल लॉस के अंदर चल रही हो, और वहाँ के वातावरण में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो क्या आप अपनी योग्यता के साथ में न्याय कर पाएंगे?
जाहिर सी बात है आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और चाहते हुए भी आप वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं, और साथ में आपको भी वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है घरों को जो कंडीशन मिलती है, उन कंडीशन का जो है बहुत फर्क पड़ता है, और एक कंडीशन प्रोवाइड करने का काम जो है राशियाँ करती है। तो ग्रह कौन सी राशि के अंदर जो है कंफर्टेबल है और कौन सी राशि के अंदर जो है कंफर्टेबल नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। जिस राशि के अंदर ग्रह कंफर्टेबल नहीं होता है, वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ ग्रह को रिजल्ट देने में दिक्कत आती है, उस ग्रह के परिणामों में न्यूनता हमें देखने को मिलती है। इसी को हम ग्रह का नीच हो जाना कहते हैं। ये तो हुई नीच हो जाने की बात। अब हमें ये भी जान लेना जरूरी थी, कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव हम जानना चाहें तो वो उसके अपने घरों के ऊपर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है, सेकंड हाउस को रूल करता है और वो ग्रह नीच का हो गया है, तो उसके नीच होने का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो सेकंड हाउस पे पड़ेगा। उसका जो खुद का घर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। साथ ही साथ अगर वो किसी घर में बैठा हुआ है तो उस घर के भी रिजल्ट जो है उस ग्रह को देना है, तो वो घर भी जो है प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई ग्रह जो है 10वें घर में बैठा हुआ है और 10वें घर से हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई 10वें घर में बैठकर नीच का हो जाता है तो 10वां घर भी जो है इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है ग्रहों के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन होते हैं, वो नेचुरल सिग्निफिकेशन यहाँ प्रभावित होते हैं। हर ग्रह के अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन होते हैं। जैसे कि बुध है, वो बुद्धि का कारक है, व्यक्ति की बुद्धि जो है इससे प्रभावित होती है। शुक्र है, आपके रोमांस का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, फाइनेंस का कारक है। यदि शुक्र यदि नीच का होता है तो ये सेक्टर जो है आपका कमज़ोर पड़ता है, उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस यहाँ कमज़ोर पड़ेंगे। अगर मंगल नीच का होता है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, ऊर्जा प्रभावित होती है, और व्यक्ति की जो संकट क्षमता है वो भी यहाँ प्रभावित होती है। अगर चंद्रमा नीच का होता है तो व्यक्ति को मन और मस्तिष्क प्रभावित होता है, व्यक्ति के इमोशन प्रभावित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्रह जिस प्रकार के सिग्निफिकेशन लिए हुए होता है, अगर नीच का होता है तो वो सिग्निफिकेशन निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसके अपने घर होते हैं। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ग्रह नीच का हो जाने के बावजूद अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिग्बल की। कोई ग्रह यदि दिग्बली होता है नीच का होने के बाद, तो उसके रिजल्ट देने की क्षमता के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। यहाँ पर उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो प्रॉपर हो जाते हैं। वो जो वास्तविकता होती है उस ग्रह की, जो उसकी क्षमताएं होती है, जो उसके जो है सिग्निफिकेशन के जो रिजल्ट हमें मिलने होते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बुध है, बुध जो है लगन के अंदर दिग्बली होता है, यानी कि उसको जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो बुध लगन में बैठा है तो इसका मतलब वो दिग्बली हुआ, परंतु वो मीन राशि के अंदर बैठा है तो वो नीच का भी हो गया। तो इसका हम किस प्रकार से अर्थ निकालें, इसको अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसको जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएंगे। क्यों बूस्ट हो जाएंगे? क्योंकि वो दिग्बली बना हुआ है। परंतु जो उसके अपने घर है, यहाँ पर मीन जब लगन होता है तो बुध जो है चौथे घर का अधिपति होता है और 7th हाउस का जो है अधिपति होता है। तो ये जो दो घर है इनके अंदर जो है न्यूनता बनी रहेगी। इसकी इन घरों के अंदर जो है इस दिग्बली होने का जो है प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये घर तभी जो है स्ट्रॉन्ग होंगे जब जो है बुध यहाँ पर
काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उसको राशि बल मिलेगा, तब जो है इन ग्रहों को जो है बुस्ट होने में मदद मिलेगी। परंतु दिग्बली अगर होता है तो सिर्फ उसके जो है नेचुरल सिग्निफिकेंस बढ़ेंगे, तो ऐसा इसका जो है अर्थ लगाया जा सकता है। परंतु कोई ग्रह यदि नीच का भी होता है और साथ में वो दिग्बलहीन भी होता है, तो फिर उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस भी जो है बहुत नीचे दर्जे के हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है उसके घर भी प्रभावित होंगे, और जिस घर में ग्रह बैठा है वो भी प्रभावित होगा। जैसे मान लिया जाए कि बुध है, वो लगन में दिग्बली होता है तो सातवें घर में दिग्बलहीन होता है, तो सातवें घर में बुध अगर बैठता है तो वो ऑटोमेटिक दिग्बलहीन हो गया, और साथ ही साथ उसको जो है या मीन राशि मिल जाए तो वो नीच का भी हो गया। तो मीन राशि का बुध सातवें घर में बैठता है तो व्यक्ति की यहाँ बुद्धिमत्ता के अंदर भी जो है न्यूनता आएगी, और साथ ही साथ जो है उसके जो घर है वो भी यहाँ प्रभावित होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कन्या लगन की कुंडली बनती है, तो यहाँ पर लगन भी प्रभावित होगा और 10वां घर भी प्रभावित होगा। और बुध यदि यहाँ पर 11वें घर में बैठा है तो 11वां घर भी प्रभावित होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दिग्बल किसी ग्रह को अगर मिलता है तो उसका सीधा सीधा मतलब उसकी सिग्निफिकेशन के बूस्ट होने से है। तो इस प्रकार से जो है हम दिग्बली होने का अर्थ समझ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह नीच का होने के बावजूद उसकी क्षमता बनी रहती है, वो ताकतवर ग्रह बना हुआ रहता है, वो नीच के होने से जो है बचा हुआ रहता है, उसके प्रभाव से जो है वो बच जाता है। ऐसा तभी होता है जब उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। वो नीच भंग किस प्रकार से होता है उसको भी जरा हम शॉर्ट के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि वो ग्रह मंगल है। जैसा कि हमें पता है कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, तो यदि मंगल कर्क राशि में बैठा हो और कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा भी अगर साथ में हो तो मंगल का नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है वो अच्छी हो गई, चंद्रमा स्वयं राशि का हो गया, और चंद्रमा के स्वयं राशि का होने का मतलब है कि उसके अंदर जो एनर्जी आई वो एनर्जी इस मंगल के अंदर पास ऑन होगी और ये मंगल को स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसी स्थिति में मंगल का नीच भंग होता है, और नीच भंग होता है तो फिर जो है मंगल के घर भी यहाँ शक्तिशाली होंगे, और साथ ही साथ जो है मंगल की पोजीशन भी यहाँ शक्तिशाली होंगे, मंगल के कारकत्व भी यहाँ प्रभावशाली होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो ग्रह बृहस्पति है, हमें पता है कि बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, तो यदि इस बृहस्पति के साथ में, नीच के बृहस्पति के साथ में यदि शनि बैठ जाए, यानी कि मकर राशि में शनि और बृहस्पति दोनों बैठ जाए, तो यहाँ शनि की स्थिति अच्छी होगी। शनि अपनी स्वयं राशि के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और शनि के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि जो बृहस्पति है जो नीच का बना हुआ है उसके अंदर शनि की एनर्जी पास ऑन होगी, और वो जो बृहस्पति है अब कमज़ोर नहीं रह जाएगा, वो नीच का नहीं रह जाएगा, उसके अंदर जान आ जाएगी। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिन भावों को रूल करता है उन भावों को भी क्षमता मिलेगी, साथ ही साथ बृहस्पति के कारकत्व भी यहाँ बूस्ट होंगे, और वो बृहस्पति जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी जो है अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ करेगा। ये नीच भंग एक बहुत बड़ा विषय है, इसको आज मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल के साथ में कवर नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस विषय के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे डिटेल के साथ में, और अगर हो सका तो इसके ऊपर एक से ज़्यादा वीडियो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम थोड़े से के अंदर कवर करके इसको हम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, तो इस विषय को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आगे किसी वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। परंतु आज हम बात कर रहे हैं नीच ग्रह की, तो इस नीच ग्रह के विषय को लेकर आज हमने डिटेल के साथ में बात की है कि कोई ग्रह किस प्रकार से नीच का होता है और उस ग्रह की नीच होने के मायने क्या है, किस प्रकार से जो है ग्रह नीच होने के बाद में
कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करता है और उसका नीच भंग किस प्रकार से होता है, और वो ग्रह नीच होने के बावजूद अच्छे रिजल्ट कौन कौन सी कंडीशन के अंदर देने लगता है। इन सभी बातों को हमने डिटेल के साथ में जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो इसे भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना काफ़ी प्रेरणा देता है। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें या फिर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में होती है।